किसी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जब जाति के आधार पर शोषण होता है, जाति के आधार पर जब उनको मार दिया जाता है या इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले, जाति के आधार पर उसके नंबर काट दिए जाते हैं, जाति के आधार पर उसको फीस उसकी जो वापस कर दी जाती है, जाति के आधार पर जब उसको टॉर्चर किया जाता है, शोषण किया जाता है, उस शोषण से बचाने के लिए लगातार संघर्ष के बाद 2012 में सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की, कुछ नियम जारी किए, जिससे यह तय होना शुरू हुआ कि दलितों और आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनका शोषण विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में ना हो। लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। 2012 के बाद, इन नियमों के आने के बाद भी लगातार ये शोषण जारी रहा और 2016 में मेरा ही जैसा एक भाई जो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का टॉपर छात्र था, रोहित वेमुला, उसको इतना परेशान किया गया, उसकी स्कॉलरशिप रोक दी, उससे कमरा खाली करा लिया, उससे हॉस्टल खाली करा लिया, उसको इतना प्रताड़ित किया कि मेरे भाई ने अपने आप को शहीद किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया इसी सिस्टम के लिए। और तब से मजबूत कानूनों की जब मांग होने लगी तो 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को कहा कि कुछ सख्त निर्णय बनाए जाएं, सख्त कानून बनाए जाएं, जिससे विश्वविद्यालय, कॉलेज, कैंपस में दलितों, पिछड़ा, आदिवासियों का जो शोषण है वो रुके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी यूजीसी की गाइडलाइन लेकर के आई और यूजीसी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जिसके दायरे में जितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और राज्य के विश्वविद्यालय हैं वो सब आते हैं, जितने सरकारी कॉलेज हैं सब उसके दायरे में आते हैं। तो यूजीसी जब गाइडलाइन लेकर के आया, 13 जनवरी को यूजीसी ने कानून बनाया और इसमें कहा कि 2012 का जो कानून था, 2012 के कानून के लागू होने के बाद देखा गया, पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया कि कानून होने के बावजूद भी 118% दलितों पर, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों पर जो जुल्म जाती है, जो अत्याचार है, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होता है, 118% बढ़ गया। और सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन थी सरकार को कि सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे शोषण रुके। तो सरकार ने 13 जनवरी को एक नियम बना दिया और जैसे ही वो नियम आया तो ऊंची जाति के तथाकथित लोगों ने उसका ये कहकर के विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों का शोषण होगा, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बदतमीजी होगी। मैं पूछता हूं ऐसे ऊंची जाति के सबल नेताओं से और तथाकथित लोगों से, हमारे बहन बेटियों का, बच्चों का जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में शोषण होता है तब वो लोग कहां जाते हैं, जरा बताएं। हमारे पास तो कानून होने के बावजूद ही शोषण होता है। और कौन सा कानून दुनिया में ऐसा, मुझे बताइए, जिसके लागू होने से पहले ये तय कर दिया जाए कि वो खराब है? कोई कानून है क्या? कोई कानून जब बनता है और बनने के बाद जब लागू होता है जमीन पर, उसके बाद उसके परिणाम जैसे आते हैं उसके आधार पर तय होता है कि वो कानून सही है या गलत है। ये पहला ऐसा कानून था कि जो लागू होने से पहले ही इस कानून को तमाम पूरे देश में उचित जाति के तथाकथित लोगों ने और संगठनों ने दलित और पिछड़े समाज के लोगों के खिलाफ जहर बोना शुरू कर दिया और इतना दबाव डाला इन लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनके अपने लोग बैठे हैं, मजे की बात समझिए कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों और उसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोगों का शोषण स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ना हो, उसके लिए सरकार गाइडलाइन लेकर के आई और उस गाइडलाइन को चैलेंज किया ऊंची जाति के तथाकथित लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट जब किसानों का आंदोलन हुआ तो 13 महीने तक उस सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। जब छात्रों का आंदोलन हुआ, सालों तक उस छात्रों का आंदोलन की सुनवाई नहीं की। 69,000 शिक्षक भर्ती 6 साल हो गई, आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज जिसमें हजारों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने लिया, उस पर भी सालों सुनवाई नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। और जैसे ही उचित जाति के कुछ लोगों ने उद्यम मचाया, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने एक ही दिन में वो याचिका सुनवाई के लिए लगाई और अगले दिन उस पर सुनवाई करना शुरू किया और एक ही डे, सेम डे उस पर निर्णय सुनाया। और बिना सरकार का सही पक्ष जाने या बिना दलितों, पिछड़ों के जो रहनुमा है, जो उनके प्रतिनिधि है, उनका पक्ष जाने सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट पर उस पर स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दी। कहां तक सही था ये? कहां तक उचित था? और मजे की बात क्या है कि शोषित होने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनके खिलाफ याचिका डालने वाले समर समाज के लोग, उस याचिका को सुनने वाले दोनों जज ब्राह्मण और उस याचिका को लागू करने वाले सरकार के लोग भी ब्राह्मण है। मजे की बातें नहीं है। हम इस देश में तय नहीं कर सकते
कि हमारा शोषण अगर हो रहा है तो उसकी लड़ाई भी हम कैसे लड़ेंगे। हम इस देश में ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो उसको कोई चमार कोरी, भंगी दानो, खटी कोरी ये कह करके नहीं बुलाएगा। हम ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि जब मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा तो किस तरीके के साथ उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जाएगा। इतनी चीजों को भी हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से काम हम लोग करेंगे, ये सोचने वाला विषय है। यूजीसी रोक लगा दिया, कोई बात नहीं है, अभी और संघर्ष सड़क पे होगा। मैं कहता हूं हम यूजीसी के साथ थे, यूजीसी के साथ हैं और यूजीसी के साथ में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतनी सरकारें वो सुन लें। और बहुत आसानी से दलितों पिछड़ों के लिए समानता स्थापित करने वाला कानून जो विश्वविद्यालय में आया है, उस कानून को बहुत आसानी से वापस नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में उसकी दूसरी सुनवाई है 19 मार्च की, मैं आपको बता रहा हूं। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा सुनवाई करेगा। 19 मार्च तक जिले जिले में जाकर के बहुजन महासभा इस तरीके का आंदोलन करेगी और अपने समाज के लोगों को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जागरूक करेगी। और जिस दिन ये जागरूक हो जाएंगे 19 मार्च के बाद अगर ये निर्णय यूजीसी के पक्ष में नहीं आया तो आप तय मान करके चलिए 19 मार्च के बाद इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। न सिर्फ संसद को बल्कि संसद के बाहर जितनी भी संस्था है सबको घेरने का काम हम लोग करेंगे। किसी कीमत पर यूजीसी को वापस नहीं होने देंगे, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात।